गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 9 की और सब्जेक्ट है अपना विज्ञान। चैप्टर नंबर अपन बात करेंगे 3 की, जिसमें अपन ने लास्ट तक पढ़ लिया था कि आयनों का निर्माण किस तरीके से अपन कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे कि रासायनिक सूत्र अपन किस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी अणु का अपन को या यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना हो तो अपन किस तरीके से लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कुछ एक ऐसे नियम है जिनको अपन को फॉलो करना पड़ता है या उनका पालन करना पड़ता है। पहला पॉइंट है अपना आयन की संयोजकता। पहले आपको मैं एक चीज बता दूं इससे पहले कि संयोजकता क्या होती है। किसी भी यौगिक के संयोग होने की जो क्षमता होती है, वापस रिपीट कर रहा हूं दोबारा, किसी भी यौगिक के आपस में संयोग करने की जो क्षमता होगी उसे ही अपन क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए ये 3 नियम है। पहले आप इन 3 नियमों को जब आप फॉलो करोगे उसके बाद ही अपन रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना बहुत आसान सी चीज है। स्टार्ट करते हैं। आयन की संयोजकता, जैसा कि मैंने अभी आपको संयोजकता के बारे में बता दिया, आयन की संयोजकता तथा आवेश संतुलित होना चाहिए। कोई भी रासायनिक सूत्र आपको यदि लिखना हो तो सबसे पहले आयन की संयोजकता और उसका आवेश संतुलित होना बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन अपने पास आती है कि जब एक यौगिक किसी धातु व अधातु से संयोजित होता है तो धातु का नाम अथवा उसका प्रतीक, धातु का नाम और उसका प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले लिखा जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि धातु का नाम, कोई भी यौगिक है जो किसी धातु या अधातु से आपस में संयोग कर रहा है तो संयोग करने के लिए उसका नियम क्या है कि धातु का नाम तो पहले लिखा जाएगा और उसका जो प्रतीक है वो भी पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन उदाहरण की बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, आपने यहाँ देख रखा है कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पर धातु कौन है, कैल्शियम, तो अपन कैल्शियम को सबसे पहले लिखे हैं, उसका नाम उसका प्रतीक पहले आ रहा है और ऑक्साइड बाद में आ रहा है। ऐसा ही यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है, धातु क्या है, सोडियम, तो सोडियम क्या हो रहा है, पहले आ रहा है और क्लोराइड बाद में आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दो पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। पहला पॉइंट था कि संयोजकता तथा आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अपना ये था कि उसके प्रतीक को और उसके नाम को पहले लिखा जाता है। अब तीसरा पॉइंट अपना ये आता है कि बहुपरमाणु। पढ़ा हुआ आपके सामने, आप ध्यान से देखिएगा। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या को कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। ये कह रहा है कि बहुपरमाणु जो आयन होंगे उसके अंदर आयनों को तो किसमें लिखना है, कोष्ठक के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, लेकिन जो आयनों की संख्या है उसको कोष्ठक के बाहर लिखना है। बहुपरमाणु का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि बहुपरमाणु का मतलब जिसके बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं। जैसे अपन ने बहुपरमाणु की किसमें बात की थी, सल्फर की। आज अपन बात करते हैं, जैसे एग्जांपल है अपना मैग्नीशियम OH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम तो क्या है, धातु है, लेकिन जो OH है वो क्या है, आयन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयन को आपको क्या करना है, कोष्ठक में लिखना है, लेकिन OH की संख्या कितनी है, 2, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है यदि बहुपरमाणु आयन की संख्या यदि 1 हो तो कोष्ठक की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि बहुपरमाणु आयन की संख्या केवल 1 है तो आपको कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है, केवल OH ऐसे कैसे आपको लिख देना है। यदि 2 होंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यदि 3 होंगे तो 3 लिखेंगे और 4 होंगे तो अपन को 4 लिखने पड़ेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कुछ सामान्य से सरल एवं बहुपरमाणु आयनों के बारे में मैं आपको लिख देता हूँ, जिनकी संयोजकता और उनके प्रतीक मैं आपको लिखूंगा। जैसा कि मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था कि आपको किसी भी धातु के नाम और उसके प्रतीक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट एक अपन क्या सीख रहे हैं, रासायनिक सूत्र। और मैंने आपको परसों ये भी बता दिया था कि रासायनिक सूत्र सीखने से पहले आपको प्रतीक याद होना बहुत जरूरी है।
तो मैं आपको प्रतीक लिख देता हूँ यहाँ पर, पूरे ध्यान से देखना है आपको। कुछ रासायनिक तत्वों के मैंने नाम लिख दिए हैं, देखो ये चीज आपको सारी में शायद समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अपने पास जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसका पेज नंबर 42 है, उस पेज नंबर 42 में ये पूरी सारणी दी हुई है। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से सारणी है। सबसे पहले संयोजकता क्या होती है? किसी भी दो यौगिकों के आपस में धातु या अधातु के आपस में संयोग करने की जो क्षमता होती है वो संयोजकता कहलाती है। इन सभी की 1 2 3 4 इन सभी की संयोजकता कितनी है? 1। इन सबकी संयोजकता 2 और इसकी संयोजकता 3। से जैसा यहाँ पर भी देखिए सोडियम, आप सभी को पता है सोडियम जो होता है वो Na+ की फॉर्म में पाया जाता है, याद करना है आपको इसको। पोटेशियम, पोटेशियम किसकी फॉर्म में पाया जाएगा? K+ की में। ऐसे आएगा सिल्वर, सिल्वर किसकी फॉर्म में पाया जाएगा? Ag+ की में, ठीक है। कॉपर, कॉपर क्या होगा? Cu+ की फॉर्म में पाया जाएगा। ऐसे अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम होगा Mg+2 की फॉर्म में पाया जाएगा। कैल्शियम Ca+2 की फॉर्म में पाया जाता है। जिंक Zn+2 की फॉर्म में पाया जाता है। आयरन, आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe और Fe क्या होता है? +2 की फॉर्म में पाया जाता है। कॉपर, कॉपर Cu+2 की फॉर्म में पाया जाता है। एल्यूमिनियम, आप सभी को पता है एल्यूमिनियम +3 की फॉर्म में पाया जाता है। और आयरन जो होगा वो Fe+3 की फॉर्म में पाया जाता है। आप सभी एक बात इसमें कॉमन देख सकते हैं कि आयरन Fe+3 में भी पाया जा रहा है और Fe+2 में भी पाया जाता है। जिसकी जो संयोजकता होती है वो संयोजकता की कौन कितने में पाया जाता है, तो Fe क्या होता है? +3। ये हमेशा इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, जो प्रतीक है उसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्राइड, हाइड्राइड का प्रतीक क्या होता है? H और H क्या होता है? माइनस की फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा ही है क्लोराइड, क्लोराइड क्या है? Cl- की फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे अपन बात करें ब्रोमाइड की, तो ब्रोमाइड क्या होता है? Br- की फॉर्म में पाया जाता है। आयोडाइड, जैसा कि अपन परसों पढ़ा था आयोडाइड के बारे में, आयोडाइड क्या होगा? I- की फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा ही है ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है? O-2, कोई अपन क्या बोलते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। सल्फाइड S-2 की फॉर्म में पाया जाता है। और नाइट्राइड जो है वो N-3 की फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड इन सभी की तो क्या होती है? और आयोडाइड, इन सभी की संयोजकता कितनी होती है? 1। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि क्लोराइड की संयोजकता कितनी है, तो आप फर्स्ट से याद करिए कि क्लोराइड की संयोजकता कितनी होगी? 1। और ऑक्साइड और सल्फाइड इन दोनों की संयोजकता कितनी होगी? 2। सल्फाइड की संयोजकता कितनी होती है? 3। तो ये था संयोजकता का क्रम, किस तरीके से अपन को याद करना है। जब आप ये संयोजकता का पूरा क्रम, पहली बात तो तत्व के प्रतीक, ठीक है। दूसरा प्रतीकों की संयोजकता, इनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद करना है। यदि आपको ये याद हो गए तो आपको रासायनिक सूत्र बनाना आसानी से आ जाएगा। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आ सकते। तो आपको सबसे पहले ये याद करने होंगे। दूसरी बात आती है कि इनको याद करने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी लिखवाया था और मैं दोबारा लिखवा दिया, लेकिन इसमें क्या है कि जो तत्व है उन तत्व के प्रतीक भी दिए हुए हैं और जो प्रतीक है उनकी संयोजकताएं भी आपको दी हुई है। तो संयोजकता के आधार पर आपको याद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 42 पर ये सारणी दी गई हुई है। सारणी है 3.6। आप पहले आपको ये याद करना होगा, जब भी आपको आगे समझ में आएगा कि आयनों की जो सरल यौगिकों के गुणसूत्र है या फिर अपन बोल सकते हैं कि रासायनिक सूत्र हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको दो बातें याद रखनी है। रासायनिक सूत्र लिखने से पहले कौन कौन से नियम लागू होंगे, जो कि मैंने इससे पहले करा दिया है। उसके बाद में आपको ये वाले याद करने हैं। कल अपन रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे कि रासायनिक सूत्र बनते कैसे हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले में लिखा था MgOH2 लिखा था और लिखा था NaOH। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि NaOH तो कैसे बना और MgOH2 कैसे बना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। और इसकी पिछली जो तीनों क्लासें हैं उन सभी को एक बार आपको सूत्र
सॉरी तत्व और तत्व के प्रतीकों के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर एवरीवन। आज की अपनी क्लास यहीं खत्म होती है। कल अपन सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। थैंक्स फॉर एवरीवन। सी यू अगेन।